ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hi everyone, I am Nidhi Kaushik and I have secured AIR 88 in Civil Services Examination 2022. So this was my 5th attempt and earlier I was selected for Indian Audit and Account Service in Civil Services Examination 2020. So a very brief idea about my journey. I started in 2017, that was my first attempt. So for the first 2 attempts I could not clear prelims. After that, I wrote mains and then gave interview, but I could not clear in 2019. Then in 2020, I got selected. I'm currently working in Indian Audit and Account Service, and this year I have secured AIR 88. So I will talk about my GS strategy in this video. Since I have scored consistently a good score in my GS papers, it has remained 430 plus in both my attempts where I got selected. And a brief idea about my optional subject, that in 2020 I was having chemistry as my optional, but after that I decided that I want to change my optional since I was not scoring very well score in both the attempts that I previously wrote in 2019 and 20. It was 213 and it was 230 in 2020. Then I took PSIR for this attempt and I have landed here. So now coming to the GS strategy. First of all, I will talk briefly about resources. Since we know that काफ़ी सारे जो resources already आपके पास एक book list होगी जो भी आप follow कर रहे हैं. I will just tell you about कि उसके ऊपर add-on में हम क्या-क्या read कर सकते हैं. For instance, GS1 के लिए मैंने क्या-क्या refer किया था. GS1 के लिए मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर के notes हैं geography की, वो मैंने refer किए थे. Same goes for modern history as well as art and culture. उसमें एकदम ब्रीफली और कंसोलिडेटेड तरीके से आपका पूरा सिलेबस उन्होंने कवर किया हुआ है. देन कमिंग टू इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स को रेफर किया था, बट क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड हिस्ट्री का हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो उसको आप जो है अकॉर्डिंगली आपका जितना टाइम आपके पास है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उसी अकॉर्डिंग से आप उसको प्लान कर सकते हैं. Now coming to geography and society वाला part in paper 1. Society मैंने विजन आईएएस के मटेरियल से किया था जो, और स्मृति मैम से जो नोट्स हमें मिले थे क्लासरूम के, उनको मैंने इसमें रेफर किया था. Coming to paper 2. पेपर 2 के लिए मैंने अनुदीप सर के नोट्स को रेफर किया था फॉर क्वालिटी पार्ट एज वेल एज लक्ष्मीकांत, जो हम प्रीलिम्स के टाइम पर ही रीड कर लेते हैं. नाउ कमिंग टू द गवर्नेंस वाला पार्ट, उसमें मैंने विजन आईएएस के ही नोट्स को रेफर किया था. और सोशल सिक्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है उसको मैंने मेजरली न्यूज़पेपर से प्रिपेयर किया था. उसके लिए मैंने क्या किया था, एक नोटबुक बना ली थी सेपरेटली, जो भी सारे टॉपिक्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं. इनफैक्ट पेपर 1 में भी है सोसाइटी में और पेपर 3 में भी हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स. तो उसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप अपने फैक्ट्स और केस स्टडीज या कोई भी एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है उससे आप उसको लिख सकते हैं. नाउ फॉर पेपर 4, इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया फॉर केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, कि जो थ्योरी वाला पार्ट था वो मैंने लूकमान के नोट से प्रिपेयर किया, लेकिन जो केस स्टडीज थे अतुल गर्ग सर के जो केस स्टडीज वाला जो आता है मटेरियल वो मैंने रेफर किया था. लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट. उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स वाला आपका पार्ट है उसमें मैंने जो टॉपर्स के प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स थे उनकी आंसर कॉपीज से मैंने एक शीट ली थी. उसमें मैंने उनसे एग्जाम्पल्स, जो टॉपिक्स मेरे को लग रहे हैं कि इसमें मुझे एग्जाम्पल चाहिए और यहाँ पे या मुझे कोई पर्टिकुलर केस स्टडी चाहिए या कोई और स्टोरी चाहिए, जो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे पेपर्स में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ आपको लगे. तो एक पेज बना लीजिए, उसमें 20-30 एग्जाम्पल्स वहाँ से जॉट डाउन करके
उनको अपने पेपर्स में आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा एफर्ट भी कम लगेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क किया हुआ है उस पर, तो आप उससे उसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको सिलेबस पता है, बुक लिस्ट पता है, लेकिन आप उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करेंगे और कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए एक विशाल की बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मेंस का एनालिसिस है उसमें क्या किया हुआ है कि हर पेपर को थीम वाइज डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर 1 की अगर बात करूं तो पेपर 1 में फॉर इंस्टेंस आर्ट एंड कल्चर है या मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप उसमें देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट है। सपोज कि आपने प्रीलिम्स के लिए तो उसमें डेटा और फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बट उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने पूछा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उसके बाद आए हैं, क्या सोसाइटल चेंजेस हुए उसके बाद, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इस तरीके से बाकी के सारे टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है कि सारे वहां से आपको थीम्स उठाने हैं। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि आपको क्वेश्चंस को देख के ये समझ आएगा कि कितनी डेप्थ में आपको कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ऐसे हर पेपर के लिए आप एनालाइज करेंगे और आप जैसे जो भी आपका टॉपिक है सिलेबस में उसको थीम वाइज ब्रेक कर लेना है। जहाँ जैसे उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे आपको थीम पता चल गई, उसके बाद आप अपनी नोट मेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। वंस यू स्टार्ट योर नोट मेकिंग प्रोसेस, अब उसमें किस तरीके से आपको आगे मूव करना है। कि नोट मेकिंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने ज्यादातर दूसरे लोगों के नोट्स पे रिलाई किया था और मेरे फ्रेंड्स के जो नोट्स थे या फिर मेजरली जो काफी सारे टॉपिक्स थे उनको मैंने डायरेक्टली बुक से ही रेफर किया था। तो अगर मैं बात करूं कि GS3 की, GS3 में किस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है और सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, मैं उसकी हेल्प से आपको बता देती हूँ। बाकी पेपर्स के लिए आप सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि GS3 में जो सिलेबस है आपका वो है इकोनॉमी, फिर है आपका साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो ज्यादातर हमें लगता है कि अपना सारा टाइम हम इकोनॉमी पे डिवोट कर देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे भी हम वही कर रहे होते हैं। बट इकोनॉमी में क्या है कि आपके 4 ही सवाल उसमें आ रहे होते हैं, 2 10 मार्कर में, 2 20 मार्कर में, कभी कभी 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और उसका भी सिलेबस एकदम डिफाइंड है कि बजट है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का टैक्सेशन, और ये सारे जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिस्ट डाउन किए हुए हैं, तो आपको उतनी ही डेप्थ में उसको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है, उसको एनालाइज करना है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से थीम्स को उठा के उसको अपने नोट्स बनाएं 1 1 2 2 पेज के। कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट में हमेशा ही किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब इस तरीके से एक थोड़ा सा डिकोड आपको करना है। तो हर पेपर के लिए इस तरीके से आप अपने एक बार स्टैटिक नोट्स बना ले, फिर उसको जो भी करंट का आपको लग रहा है कि ये एडिशन किया जा सकता है उसमें फिर आप उसको ऐड कर लें। कि यूजुअली क्या सब लोगों का डाउट रहता है कि आप ऑफलाइन नोट्स बनाएं कि ऑनलाइन नोट्स बनाएं, तो आई वॉज मोर कंफर्टेबल विद ऑफलाइन वाला नोट्स। हालांकि उसमें एडिशन करना जो भी करंट अफेयर्स का था या फैक्ट्स का था वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज मोर कंफर्टेबल विद दैट। कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऑनलाइन नोट्स में, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने नोट्स को जो है बनाना चाहते हैं। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कंसोलिडेशन, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स हैं वो लगातार 3 दिन में होंगे, GS वाले पेपर और ऐसे पेपर, तो आपको जो रिवीजन का टाइम है वो बहुत कम मिलेगा। तो आपके नोट्स जितने शॉर्ट, क्रिस्प और कंसोलिडेटेड होंगे कि आप एक पेपर का जो टॉपिक है उसको दूसरे पेपर में भी कैसे अप्लाई कर पाएंगे, वो आपके कंसोलिडेशन की हेल्प से ही हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को डिवाइड किया, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को, थीम्स को, तो हर पेपर के लिए आप 2 2 शीट्स ईच पेपर
ऐसी शीट्स भी बनाएंगे, फैक्ट शीट्स बेसिकली उसको हम बोलेंगे, कि जहाँ पे आप सपोज हेल्थ है उसके रिलेटेड कोई इंडेक्स है वो प्रिपेयर कर लें, उसके रिलेटेड जो भी डेटा है कि डॉक्टर्स कितने हैं हमारी कंट्री में, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैं जब बात करती हूँ अफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, तो जब आप इस तरीके से पॉइंट्स लिखेंगे उसमें, तो हर एक उस ब्रॉडर पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो आपके फैक्ट्स हैं वो आप उसमें नोट डाउन कर लें। फिर उसी तरीके से हर एक पेपर के लिए 2-2 पेजेस आपने बनाए, उसमें अपने जो फैक्ट्स हैं वो कर लें, ताकि जो आपका एकदम लिमिटेड टाइम होगा और आप उसको रिवाइज कर पाएं, ताकि उस टाइम पे, लिमिटेड टाइम पे, तो आपको वो कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरलिंकेज एक पेपर का दूसरे पेपर में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ कमिंग टू द आंसर राइटिंग पार्ट, इसमें अगर मैं सबसे पहले टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था और फॉरम आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था इन माय सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, नॉट बोथ, कि दोनों मैंने एक टाइम पे नहीं किए थे, अलग अलग अटेम्प्ट्स में अलग अलग टेस्ट सीरीज मैंने लिए थे। लेकिन टेस्ट सीरीज से इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको एनालाइज करें और उनकी आंसर राइटिंग करें, कि जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, पॉलिटी का है या फिर गवर्नेंस का है, तो वन में ज्योग्राफी है या सोसाइटी है, तो इन सारे टॉपिक्स में, या एथिक्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं आप उनको मॉक बना के प्रैक्टिस करें। इट हेल्प मी वेरी मच, मेरी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि उससे मेरे को समझ में आया कि जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है और जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा उनमें क्या डिफरेंस होता है कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश होती है, एज कम्पेयर टू जो आपके एक्चुअल के यूपीएससी के पेपर है, वहाँ पे एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, और कि क्वेश्चन यूजुअली काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसमें आपको समझना है कि जो क्वेश्चन को आपको किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को एड्रेस करना है आंसर राइटिंग के टाइम पे। कि अगर मैं पॉलिटी के किसी क्वेश्चन की बात करूं, कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में इंटर स्टेट रिलेशंस का एक क्वेश्चन था 2022 में, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का वेरिएशन रहता है पावर का, तो आपको ये नहीं कि उसमें पॉलिटिकल एंगल या फिर इस तरीके का एस्पेक्ट लिखना है, आपको समझना है कि वो एक पेपर पॉलिटी का है और वो एक बड़ा सा क्वेश्चन यूजुअली रहता है, तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है क्वेश्चन को समझने में। तो आप ट्राई कीजिए कि जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से हमेशा आंसर करने की जो है कोशिश करें। इसी तरीके से आप अपना जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि उसको इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन वाला पार्ट, लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे मैंने फोकस किया था वो था विजिबिलिटी वाला एस्पेक्ट। विजिबिलिटी वाले एस्पेक्ट की मैं बात करूँ कि हम सब पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं या पैराग्राफ में लिखते हैं, लोगों के डाउट्स होते हैं कि आप पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें। व्हाट आई प्रेफर्ड वाज अ मिक्स ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट्स, कि अगर आपके पास कुछ 15 नंबर का क्वेश्चन है कोई, या 20 नंबर का, मतलब जैसे ऑप्शनल में होता है, तो उसमें आप मिक्स ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट्स वो दोनों यूज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में ट्राई टू यूज कोई भी फैक्ट उसके बारे में पता है। यूजुअली आजकल हर कोई फैक्ट से आंसर लिख रहा होता है। व्हाट आई डिड वाज कि हमेशा एक कंटेक्चुअल बैकग्राउंड उस आंसर में आप प्रोवाइड करने की कोशिश करें, कि 1857 रिवोल्ट है तो उसका थोड़ा सा कंटेक्चुअल बैकग्राउंड आप बताएं। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन में, कि हेल्थ वाला कोई क्वेश्चन है, कि उस समय पे जो वो क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे, वो किस सिनेरियो में आपसे पूछा गया है, तो कंटेक्चुअल बैकग्राउंड देने से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट आंसर का, वहाँ पे आपको कई बार आपने देखा होगा कि आप फैक्ट्स भी डालते हैं, पैराग्राफ में लिख भी देते हैं, लेकिन जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको डिकोड नहीं कर पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसको बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में आप उसको लिखने की कोशिश करिए, और उसको लिखने के बाद यू हैव टू ट्राई कि जो भी आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको किसी फैक्ट से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपने बोला कि डॉक्टर, मतलब कि अर्बन और रूरल का डिवाइड है, आपने बोल दिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, वो ट्राई टू डू दैट, कि उसको आप बताइए कि इतना इतना हमारा रेशियो है, इस तरीके से एक्सपेंडिचर है, कुछ उन लाइंस पे आप जो है अपना फैक्चुअल डेटा उसमें सपोर्ट उससे करें अपने आर्ग्यूमेंट को।
यही चीज़ आप ऐसे में भी करते हैं कि आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उसको आप सपोर्ट करते हैं किसी फैक्ट से या कोई कमिटी है उससे। इसी तरीके से जब मैं विजिबिलिटी की बात कर रही हूँ तो विजिबिलिटी में आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू माई टेस्ट सीरीज के जो मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लिखे थे उन पेपर्स को। उसमें आप ट्राई टू अंडरलाइन योर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। कोई इम्पोर्टेंट कोट आपने लिखा है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखिए, कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है उसको बॉक्स में डाल दीजिए, कोई सब हेडिंग दी है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। एंड ऑलवेज ट्राई कि आप कोई हमेशा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन अपने आंसर में लिखें, कि अपने जो भी आंसर लिखा है उसको सम अप करें। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की हेल्प से। नाउ कमिंग टू सम डूज एंड डोंट्स, जो कि हम जीएस के सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको कंसोलिडेट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी और चैलेंज जो हमें आता है वो होता है कंसोलिडेशन का। तो उसके लिए आपके लिए नोट्स इम्पॉर्टेंट हो गए। आप उसको डिले मत करिएगा कि उसके बाद बनाएंगे उसके बाद बनाएंगे, नहीं, डू इट एज सून एज पॉसिबल। जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंसोलिडेट इमीडिएटली करते जाइए साथ के साथ, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें मल्टीपल टाइम्स। देन अनदर एस्पेक्ट इज कि जो हमारा रिवीजन वाला पार्ट है, कि हम कंटेंट गैदर करते रह जाते हैं और उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो रिवाइज जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, कि आपने कंसोलिडेशन कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, लेकिन आप जो आंसर राइटिंग जब कर रहे होते हैं तो वो 3 आवर्स में प्रैक्टिस जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि आप क्वेश्चंस, जैसे मोस्टली ऐसे होता है कि कई बार क्वेश्चन छूट जाता है, 1 या 2 क्वेश्चंस, या फिर हम ट्राई करते हैं कि जो मेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा और बाकियों को मैं छोड़ दूँगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि देखिए, हर कोई जो भी इस पेपर को लिख रहा है वो एक इंसान है और सारे सिलेबस वो भी नहीं कर पाते हैं कवर। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपको ट्राई करना है कि वो क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहे हैं, जो भी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, जितना भी आपके पास कंटेंट है उनका, आप उसको उसी नॉलेज से उसको आंसर करने की कोशिश करिए। rather than 18 16 best answers, आप 20 एवरेज आंसर्स लिखेंगे with 15 good enough answers, that will also suffice। कि उन क्वेश्चंस में जहाँ आपको नहीं आता, आपको 2 नंबर भी मिल रहे हैं, आपको 3 नंबर भी मिल रहे हैं, that is good। rather than कि आप 5 नंबर से 7 नंबर पे मूव करेंगे, that is a humongous task। तो उसकी बजाय आप कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस करने से कि आप अपना 3 आवर्स में जो है पेपर वो कंप्लीट आपका हो जाए। क्योंकि शुरू में जो मेरे को भी यही डिफिकल्टी आती थी कि पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी किसी क्वेश्चन पे आप स्टक कर गए हैं, तो आप किस तरीके से फिर उस पर वापस आएंगे। तो इसमें एक जो चीज़ मैंने डिफरेंट किया था कि कुछ लोग 15 मार्कर से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 10 मार्कर से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्या था कि मुझे पता था कि 5 क्वेश्चन यूजुअली ऐसे होते थे कि जो मेरे को 15 मार्क्स से आते थे ज़्यादा अच्छे तरीके से, और 5 उधर 10 मार्क्स से। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो 5 मिनट पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें आप जो 15 नंबर वाले हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिए, उसमें 1 2 3 4 5 मार्क कर लिए इन द ऑर्डर ऑफ कि आपको कितने अच्छे से आता है, ताकि शुरू को जो फर्स्ट आवर होता है उसमें लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। वंस यू स्टार्ट राइटिंग उसके बाद उतना डिफिकल्ट नहीं होता है फर्दर कंटिन्यू करना अपने 3 आवर्स को। तो पहले उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, उन 15 मार्क्स को भी और 10 मार्क्स को भी। वंस यू प्रायोरिटाइज कि वो 15 मार्क्स कर दिए, फिर 10 मार्क्स कर दिए, फिर बाकी के 15 वाले कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी के फिर जो भी आपको नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि कम आते हैं, उनको लास्ट में अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है आंसर राइटिंग करते समय, वो आपको इससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा। सो अनदर मिस्टेक दैट वी यूजुअली टेंड टू do is कि current affairs पे too much focus while preparing for our mains का answer writing and doing that। Instead of doing that, once you will analyze the syllabus, you will understand कि जो static वाला part है उसका रोल ज़्यादा है और उसमें आपको current affairs को डालना है, rather than simply focusing upon the current affairs। तो इसलिए हमेशा करंट अफेयर्स को उसमें ही एक्सटेंट तक आपको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है जितना कि उसमें रिक्वायर्ड है। तो वंस यू विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका स्टैटिक पोर्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि न्यूज़पेपर को भी कितने एक्सटेंट तक करना है और करंट अफेयर्स के जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको कितने एक्सटेंट तक करना है।
सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्री के एस्पेक्ट से ही आपको यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जैसे साइंस एंड टेक है या फिर एनवायरनमेंट है, वहाँ पे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी सब सब्जेक्ट्स में जो है ज़्यादातर स्टैटिक वाला पोर्शन रहेगा, तो करंट अफेयर्स को उतने ही एक्सटेंड तक यूज़ करना है। नाउ कंसोलिडेटिंग दिस वीडियो, व्हाट आई वांट टू सम अप इज कि टेस्ट सीरीज आप कोई भी लगा लीजिए, ऑल आर सेम, और फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस है उनकी आंसर राइटिंग पे। ट्राई टू डू अटेम्प्ट ऑल द मतलब चारों पेपर का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर लें। नाउ सेकेंड थिंग इज कि आप जो हर एक पेपर का थीम्स हैं, उस जो विशाल वाली बुक मैंने सजेस्ट की है उसमें से आप थीम्स एक बार सारे निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर में हार्डली 20 थीम्स बनेंगे, आर्किटेक्चर से लिटरेचर है, और क्रोनोलॉजिकल सीरीज में आप उसको एकदम प्रिपेयर कर लें कि किस तरीके से आर्किटेक्चर मूव किया सिंस एंशिएंट टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। उस तरीके से आपको सारी थीम्स को प्रिपेयर करना है। थर्ड थिंग इज कि आप कंसोलिडेट करेंगे अपने नोट्स, बेसिकली अपने सारे जो भी फैक्ट शीट्स हैं उसको फिर रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, रादर देन कि एक सब्जेक्ट कर लिया है बार बार उसको कहीं कहीं से। वंस यू हैव एनालाइज द थीम्स एंड हैव डन आंसर राइटिंग, देन यू आर गुड टू गो। उसके ऊपर आपको जो भी लगे, जहाँ पे भी जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम लग रही है उसमें आप अपना देख लें कहीं से भी जो भी आपको हेल्प मिल पा रही है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।